इस क्लास में बात करते हैं पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पॉलीमर्स को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ओरिजिन, कि वो कहाँ से पाए जा रहे हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपके जो पॉलीमर्स है मेनली तीन प्रकार में क्लासिफाई किए गए हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। तो देखो, ऐसे पॉलीमर्स जो क्या होते हैं प्लांट्स या एनिमल, जो नेचुरल तरीके से नेचर में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नेचुरल पॉलीमर बोला जाता है, सिंपल, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which are obtained from natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या, प्लांट्स हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है, दोनों चीज से जो हम पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है। जैसे हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है, प्रोटीन्स के, सॉरी, पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। तो ये सब क्या है, बड़ी सी लंबी सी चेन होते हैं, जिससे क्या ये पॉलीमर्स हो जाते हैं। तो देखो यार, इनके अंदर जो मोनोमर होता है, मोनोमर मतलब क्या, छोटा सा सिंगल यूनिट जिसको बार बार रिपीट कर करके बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मोनोमर क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जैसे एग्जांपल लें हम, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब कैसे बनते हैं, जब ग्लूकोज का एक यूनिट बार बार रिपीट हो के बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, तो क्या होता है, आपके इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, रिपीटिंग यूनिट, उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन्हीं को बार बार रिपीट कर करके क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। ये सब बात याद रखना कि किसी भी चीज का मोनोमर क्या होता है, पूछ सकता है, ठीक है। जैसे बात करें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो मोनोमर होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। जब क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रिपीट होकर एक दूसरे से अरेंज होते हैं, तो बड़े से पॉलीमर जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ये पार्ट है नेचुरल पॉलीमर के बारे में, नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब क्या, सिंपल, जो क्या होंगे लैब में, मतलब लेबोरेटरी में बनाए जाएंगे, ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब, आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे हम बात करें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथीन, पॉलीस्टीरीन, ये सभी क्या होता है, आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब क्या, इनको लैब में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखो, जैसे देखो ईंट बनते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी क्या हो गया, नेचुरल थिंग, उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से शेप देते हैं, फिर क्या उसको हीट करके क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं, हार्ड सबस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको ब्रिक्स बोलते हैं। तो देखो हमने क्या किया, नेचर से यूज करके अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किया, ठीक है, फिर क्या क्या कोई मटेरियल बनाया। तो वैसे ही सेमी सिंथेटिक वो पॉलीमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हम कोई नेचुरल थिंग का, नेचुरल चीज का यूज करके अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करके एक पॉलीमर बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल थिंग को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें रेयान, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सभी क्या होते हैं, आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। मतलब क्या, इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो बनाने का जो मटेरियल होता है, वो नेचुरल पाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करके थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बना देते हैं, ठीक है। इनको नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, की हम किस बेसिस पे किसी भी पॉलीमर को बना सकते हैं, उस बेसिस पे क्या करेंगे, हम अब अपने पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्लास आता है इसमें एडिशनल पॉलीमर्स। देखो ऐसे पॉलीमर्स जो क्या होंगे, एडिशनल रिएक्शन, मतलब ऐड करने वाले रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं पॉलीइथिलीन से, ठीक है। पॉलीइथिलीन बनता कैसे है, इसके अंदर जो मोनोमर होता है, पॉलीथिलीन के अंदर जो मोनोमर होता है वो कौन सा होता है, इथीन। इथीन मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब क्या होता है आपका, ये जब दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में आते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसे डबल बॉन्ड मतलब ये ऊपर वाला बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। ये एक यूनिट था इथीन का, एक और यूनिट इथीन का आएगा, तो वो भी इसी फॉर्म में ब्रेक होगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, जो एक और इथीन होगा, उसके अंदर भी जो कार्बन होगा उसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा इस वाले इथीन के साथ। और कोई दूसरा और इथीन आएगा, उसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा इसी प्रोसेस से,
से, तो वो भी क्या करेगा, इस वाले CH2 के साथ आके इधर बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएंगे, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, एक लंबी सी पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन क्या इंडिकेट करता है, कोई भी बहुत सारा बड़ा नंबर है। ठीक है, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज क्या होती है, एक दूसरे से ज्वाइन होती है तो पॉलीमर बनता है। तो एन का वैल्यू 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है एडिशनल रिएक्शन का कि जो भी जितने भी आपके एडिशनल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन का लिंकेज होता है और इनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा अलग से आटम नहीं आता। इनके अंदर जितना भी प्रेजेंट है कार्बन हाइड्रोजन है, तो जो भी एडिशनल रिएक्शन से पॉलीमर बनेगा उसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे आगे हम देखेंगे जिसमें क्या होगा, कोई भी अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे या कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो कुछ बाहर से भी कंपाउंड, मतलब बाहर से भी आटम्स आके उस चेन में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एडिशनल पॉलीमर में जो एडिशनल रिएक्शन से बनते हैं इनके अंदर कोई भी बाहर से नो अदर आटम्स अपीयर इन द मेन चेन, कोई भी आटम बाहर से इस चेन के अंदर आके क्या बोलते हैं, ज्वाइन नहीं होता। ठीक है, जब आपके छोटे छोटे मोनोमर्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्योंकि ये एडिशनल रिएक्शन मतलब एडिशनल पॉलीमर है, मतलब एडिशनल रिएक्शन से वजह से बना है, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर होंगे एक दूसरे से ज्वाइन होकर बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब मोनोमर्स का ज्वाइन होना, और क्योंकि ये एडिशनल रिएक्शन है मतलब एडिशनल पॉलीमर बना है, तो ये क्या होगा, एडिशनल पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो इससे पहले जो एडिशनल पॉलीमर देखा था उसमें क्या था, जो हमने छोटा सा मोनोमर लिया था वो क्या था, हमेशा सेम टाइप का था, पॉलीइथिलीन बनाया था, तो उसके अंदर जो मोनोमर इथीन था उसी को हम बार बार क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे और चेन के फॉर्म में ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, मतलब जो भी आपके ऐसे पॉलीमर जो इस रिएक्शन से बनते हैं, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं, उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के मोनोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी चीज कंडेंसेशन पॉलीमर से बनना है तो उसके अंदर जितने भी आपके मोनोमर प्रेजेंट हैं उनके पास कम से कम दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं, नाइलन 66, ये होता है आपका नाइलन 66। ठीक है, एन क्या है, बहुत बड़ी नंबर है, उसकी बात मत करो, पहले देखते हैं बनता कैसे है। तो नाइलन 66 के अंदर जो मोनोमर होता है वो दो डिफरेंट टाइप का होता है, एक होता है एटीपिक एसिड, एक होता है हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक है, तो देखो ये होता है आपका एटीपिक एसिड COOH CH2 4 और क्या COOH। ठीक है, ये क्या होता है आपका एटीपिक एसिड, और ये आपका NH2 CH2 6 NH2, ये होता है आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन। एक बात बताओ, एक आपने नाइलन 66 का सैंपल लिया तो उसके अंदर एक एटीपिक एसिड और एक हेक्सामेथिलीन डायमीन तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, इसीलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एन क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वांटिटी में ये और ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो एक एटीपिक एसिड यहाँ बनाया, एक हेक्सामेथिलीन एसिड हेक्सामेथिलीन डायमीन यहाँ बनाया, एक एटीपिक एसिड यहाँ पे बनाया, और देखो एक हेक्सामेथिलीन डायमीन यहाँ पे बनाया। देखो यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डायमीन कहाँ है, NH CH2 6 NH2। ठीक है, तो देखो H NH और क्या CH2 6, और थोड़ा सा जगह कम था इसीलिए वहां से उसको जो बच रहा है ये वाला NH यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक और हेक्सामेथिलीन डायमीन आ गया, एक और ये एटीपिक एसिड आ गया, फिर एक और हेक्सामेथिलीन डायमीन आएगा, ऐसे ये चेन बढ़ती जाएगी और सभी क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। तो देखो होगा पहले क्या, पहले हम किसको उठाते हैं, किसी एक को उठाते हैं। ठीक है, सपोज कर लो इसको उठाया, कौन कौन सा उठाओ, ये एटीपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डायमीन, एटीपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक है, तो देखो ये जो आपका एटीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन है इसके बीच में क्या होगा, एटीपिक एसिड का OH और हेक्सामेथिलीन डायमीन का हाइड्रोजन, ये क्या होंगे, रिएक्शन से ज्वाइन होके बाहर हो जाएंगे। H और OH बाहर मिल, H और OH कंबाइन हुए तो क्या बना, वाटर बना। ठीक है, वाटर के रूप में बाहर हो जाएंगे। फिर देखो ये जो आपका एटीपिक एसिड है इसके पहले का जो हेक्सामेथिलीन डायमीन होगा उसके साथ भी यहाँ हेक्सामेथिलीन डायमीन का हाइड्रोजन और एटीपिक एसिड का OH क्या होगा, रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी पानी बाहर निकला, फिर क्या होगा, ये जो आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन है
ये क्या अपने आगे वाले एटीपिक एसिड के साथ भी बाहर हो, अपने आगे वाले एटीपिक एसिड के OH और खुद के हाइड्रोजन के साथ वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा। पहले क्या हुआ, हमने एक एटीपिक एसिड उठाया और एक हेक्सामेथिलीन डायमीन उठाया, ये उतना बड़ा का हेक्सामेथिलीन डायमीन उठाया। तो पहले क्या हुआ, H और OH मिलके बाहर हो गए। फिर क्या हुआ, एटीपिक एसिड के पहले जो हेक्सामेथिलीन डायमीन था, हेक्सामेथिलीन डायमीन का हाइड्रोजन और एटीपिक एसिड का OH, ये दोनों भी कंबाइन होकर वाटर के रूप में बाहर हो गए। फिर क्या हुआ, आपका जो हेक्सामेथिलीन डायमीन था उसका हाइड्रोजन और उसके आगे वाले एटीपिक एसिड का OH, ये दोनों भी मिलके वाटर के रूप में बाहर हो गए। ओवरऑल देखो, हमको देखना क्या है, सिर्फ ये दोनों चीज को, क्योंकि हमको सिर्फ मोनोमर के रूप में इसका फॉर्मूला बनाना है, किसका, नालन 66 का। तो है क्या क्या, एटीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन, ठीक है। तो देखो हेक्सामेथिलीन एटीपिक एसिड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखो ये एटीपिक एसिड है, ये हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये एटीपिक, ये हेक्सामेथिलीन डायमीन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एटीपिक एसिड का OH तो गायब हो चुका है हेक्सामेथिलीन डायमीन के हाइड्रोजन के साथ, बचा क्या, OC। तो OC, और यहाँ पे देखो बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड बना, कोई और दूसरा एक आएगा कंपाउंड, कौन सा, इसी में कोई और कंपाउंड आएगा, वो इसी से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो यार, ये जो OH और ये निकले हुए हैं, तो देखो होगा क्या, यहाँ से OC और ये NH क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए ये बॉन्ड ओपन है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, OC हो गया, CH2 4 हो गया, और उसके बाद CO, फिर क्या, OH तो बाहर हो गए, तो CO से क्या होगा, NH आपका कंबाइन हो जाएगा, NH कंबाइन हो गया। फिर क्या, CH2 6 हो गया। फिर क्या आपका NH, फिर क्या, NH के बाद क्या हमने बॉन्ड ओपन किया है, बॉन्ड ओपन क्यों किया है, क्योंकि ये जो बाहर हो जाएगा, तो NH से क्या होगा, OC आपका आके कंबाइन हो जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, ये बड़ी सी चेन बनती रहेगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन के बारे में, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार और देख लो। मोनोमर सॉरी नायलॉन 66 बनाया, नायलॉन 66 क्यों बना, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर से मिलके बनते हैं, और उनके अंदर कम से कम दो अलग अलग, उनके अंदर कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर, ठीक है। तो एटीपिक एसिड लिया और हेक्सामेथिलीन डायमीन, क्योंकि ये मोनोमर्स थे किसके, नायलॉन 66 के, ठीक है। तो हमने बहुत सारे एटीपिक एसिड भी लिया, बहुत सारे हेक्सामेथिलीन डायमीन भी लिया। तो देखो हुआ क्या, एटीपिक एसिड में देखो यहाँ पे एक COOH है, यहाँ पे एक COOH है, मतलब एक फंक्शनल, एटीपिक एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, और हेक्सामेथिलीन डायमीन के अंदर एक NH2 ग्रुप है, NHH NH2 ग्रुप है, और इसके अंदर ये यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है और इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी है। इसके अंदर क्या है, NH2, मतलब क्या, हेक्सामेथिलीन डायमीन के अंदर भी दो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए जो बात लिखी गई है कि दो कम से कम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, वो इन सब में प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, उससे फायदा क्या हुआ, लास्ट में जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वहीं से दूसरे का बॉन्ड टूट रहा था, जिससे जैसे देखो इस एटीपिक एसिड का OH निकला, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन का H निकला, अमीन का H निकला, तो COOH का OH निकला, तो वाटर बाहर हो गया। फिर क्या हुआ, एटीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन फिर कंबाइन हुए, OH और H वाटर बाहर। फिर क्या, हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये जो आगे वाला है, और एटीपिक एसिड, इसमें ये भी क्या हुआ, कंबाइन हुए, तो H और OH बाहर हो गया, जिससे क्या हुआ, ओवरऑल हमको ये छोटा सा फॉर्मूला, छोटा नहीं बहुत बड़ा है क्योंकि ये लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या मिला हमको, नायलॉन 66 मिला, ठीक है। इनको नोट करो पहले, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो इससे पहले हमने एडिशनल पॉलीमराइजेशन देखा था, उसके अंदर जो CH2 एक मोनोमर था, जब दूसरे मोनोमर से कंबाइन हो रहा था, फिर तीसरे से कंबाइन हो रहा था, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन, वो कम नहीं हो रहे थे, वही सिर्फ क्या हो रहे थे, आपस में ज्वाइन हो रहे थे। लेकिन जितने भी आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो एटीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन जहां जहां पे भी ज्वाइन हो रहे थे, वाटर बाहर हो रहा था, वाटर बाहर हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन से पॉलीमर बनेंगे, तो हो सकता है वाटर या अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड या अल्कोहल, या कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो क्या होगा, हमेशा ही रिएक्शन से बाहर होता रहेगा। और क्या, ये हमेशा ही क्या करेगा, जितना एटम उसके मोनोमर्स के अंदर प्रेजेंट है उसको कंटेन नहीं रख पाएगा, कुछ ना कुछ हमेशा ही बाहर होता रहेगा। एटीपिक एसिड से कुछ निकलेगा, जिसे यहाँ पे नायलॉन 66 बना रहे थे, तो एटीपिक एसिड से कुछ निकल रहा था, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन से भी कुछ निकल रहा था, जिससे उसकी जो मोनोमर्स है, एटीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन, उसके जो ओरिजिनल फॉर्म में जो एटम्स है, वो फाइनल प्रोडक्ट में उतने नहीं रह रहे थे, कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, रिएक्शन से बाहर हो रहा था, जैसे वाटर के रूप में यहाँ पे बाहर हो रहा था, ठीक है। नोट करो।
नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन। ये जो लंबी लंबी चेन हमने बनाई उनका स्ट्रक्चर कैसा है इस बेसिस पे, ठीक है। तो पहला हमारा होता है लीनियर पॉलीमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लंबी लंबी आपने चेन बनाई, एक सपोज कर लो आपने पॉलीमर की चेन बनाई, फिर एक और दूसरी बनाई, एक और तीसरी बनाई, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये एक पहला चेन है तो उससे एकदम सटा हुआ है, थोड़ा सा दूर क्यों बनाया दिखाने के लिए, लेकिन ये जो दूसरा चेन होगा वो क्या होगा, एकदम इसके बगल में होगा, क्या होगा, एकदम सटा हुआ होगा, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग जो पॉलीमरिक चेन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, इनका एक पैक्ड स्ट्रक्चर्स हमको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। और क्या ये सभी लीनियरली ज्वाइन होते हैं, तो ये जो लीनियर पॉलीमर होते हैं इनका शेप भी क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो देखो ये सभी क्या है, एक दूसरे से एकदम सट के ज्वाइन है, एक के एकदम एक बगल में एक है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये एकदम क्लोज्ड नेचर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो चीज एकदम चिपकी हुई है, क्लोज पैक्ड है, उनका ये सब तो ज्यादा होगा ही। और क्या इनका टेंजाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर किसी चीज को खींचो वो टूट जाए, वो क्या हो जाएगा, उसका टेंजाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन इन सब क्या है, ये क्लोज पैक्ड है और लीनियर है, तो इनको खींचोगे तो ये खींचते चले जाएंगे, मतलब इनके अंदर खींच जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब क्या, इनका टेंजाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल करें, बात करें पीवीसी की, पॉली पॉली विनाइल क्लोराइड, इसके अंदर जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। जब क्या होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आगे ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीमर्स मतलब, हाई डेंसिटी पॉलीमर मतलब बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरी के पॉलीमर आते हैं, जो सभी क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स मतलब लीनियर शेप के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच पॉलीमर्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो छोटे छोटे मोनोमरिक यूनिट होते हैं, मतलब क्या, छोटे छोटे चेन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कुछ कहीं ना कहीं पोजीशन पे ब्रांच निकाला होता है। ब्रांच मतलब कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा ब्रांच के फॉर्म में, ठीक है। ये सभी बनते कैसे, ये सभी अनकंट्रोल्ड साइड रिएक्शन, जब हम क्या करेंगे, एक मोनोमर यूनिट को दूसरे मोनोमर यूनिट से ज्वाइन करते हैं, तो उनके अंदर जो अनकंट्रोल्ड साइड रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अनकंट्रोल साइड रिएक्शन मतलब कि कहीं पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, या फिर ग्रुप 17 की जैसे क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लगा हुआ है, और वो रिएक्शन से बाहर नहीं आ सके, तो वो क्या होंगे, ऐसे ही ग्रुप के फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बात करें, जैसे देखो ये हमारा बना हुआ है, एक हमारा मोनोमरिक यूनिट है, उसके अंदर कोई दो ग्रुप लगा हुआ है, और सपोज करो यहाँ पे कुछ ये फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये सभी स्ट्रेट जोड़ने की बजाय हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप के फॉर्म में जोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये सभी क्या है आपके एक दूसरे से ब्रांच फॉर्म में अरेंज है, तो जब क्या होंगे, ये सभी पास में आएंगे, क्योंकि इनके पास ब्रांच निकला हुआ है, तो ये क्लोजली तो पैक्ड नहीं हो पाएंगे, इनको आप पास में लाओगे तो यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन है, सपोज करो यहाँ पे एक और क्लोरीन है, तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, हल्का सा दूर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, एकदम क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो इनका डेंसिटी लो हो जाएगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा। और डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कब, तो उनका टेंजाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ग्लाइकोजीन और जितने भी आपके लो डेंसिटी के पॉलीथीन बनते हैं, वो सभी क्या होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। उनके अंदर जो पॉलीमर्स मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट अरेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं, ब्रांच फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुरुआती में जो इनिशियली लीनियर पॉलीमरिक चेन बने हुए हैं, मतलब सपोज कर लो ये एक लीनियर चेन बना हुआ है, ये भी लीनियर जो बना हुआ है, ये सभी क्या होते हैं, इंटरनली किसी न किसी बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं। ये चेन ये दूसरी से ज्वाइन हो जाता है, ये चेन इससे ज्वाइन हो जाता है। जैसे डायमंड में देखो कार्बन एक दूसरे से इंटरनली कैसे 3D ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उसी प्रकार ये सभी चेन भी क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक 3D क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जब चेन एक दूसरे से इंटरनली ज्वाइन होंगे तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होता है, जितने भी ये स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब क्रॉस लिंक या थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर बनते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब सॉलिड होता है, इनका शेप क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन ये सभी क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब इनको हल्का सा हम अगर तोड़ना चाहे फोर्स लगा के, तो ये जो अंदर का इंटरनल लिंक दिख रहा है, ये क्या होता है, टूट जाता है। मतलब क्या,
ये जो लिंक होता है ये बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन पे हल्का सा फोर्स लगाने से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है क्या है, ये सभी हार्ड और रिजिड भी होते हैं, मतलब फिक्स शेप वाले भी होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, जितने भी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होते हैं, और जितने भी इपॉक्सी रेजिन होते हैं, इपॉक्सी रेजिन मतलब जिनके अंदर इपॉक्सी बॉन्ड बना होता है, वो सभी क्या होते हैं, आपके क्रॉस लिंक या थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर से बने होते हैं, ठीक है।